एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्राउड टॉक यार ऑन यूट्यूब चैनल। और आज वेडनेसडे है, तो आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वेडनेसडे स्पेशल एपिसोड होने वाला है, जिसमें आप लोगों के साथ रियलिटी आप लोगों को बताते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे रियलिटीज़ ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च रिलेटेड जॉब्स। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में हम आप लोगों के साथ डिस्कस की थी इंडस्ट्रियल जॉब्स के बारे में एंड एकेडमिक जॉब्स के बारे में, तो क्योंकि उसी का ही नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि जो रिलेटिव जॉब्स होते हैं मोस्टली हमें इन्हीं फील्ड्स में मिलती है। तो आज की वीडियो के बारे में जो डिटेल में बताएंगे आपको स्वाति मैम बताएंगी। तो आज हमने इसको कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में, जिसमें कि हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब्स होती हैं रिसर्च रिलेटेड, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब्स होती हैं और पीएचडी। तो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब्स होती हैं, उसके बारे में हिमांशी मैम से बात करते हैं। हिमांशी मैम, आप बताइए। देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है, अगर आपने लाइफ साइंसेज से या फिर मैं कहूँगी आपने फिजिक्स मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट से आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, कुछ होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन ही, बट वो बहुत छोटे लेवल के होते हैं, उसमें सैलरी बहुत कम होती है। तो मैं कहूँगी अगर आप इस फील्ड में एंटर होना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए अपने सब्जेक्ट से, अगर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं है। ठीक है, अगर टेक्निकल फील्ड में दैट्स फाइन। ठीक है, तो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं ICAR, NDRI या फिर CSIR लैब्स होती हैं बहुत सारी, नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं या नेशनल लैब्स होती हैं जैसे NDRI। ठीक है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ICMR में अप्लाई कर सकते हैं, ICAR में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इनकी आप पूरी लिस्ट भी निकाल सकते हैं नेट से। ठीक है, टिफर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, IIS के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं साइंटिस्ट बी के लिए, JRF के लिए, SRF के लिए, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, या फिर आप रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी क्वालिफिकेशन आपके लिए पास अलग अलग होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर आप अप्लाई करते हैं साइंटिस्ट बी के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो क्या होता है, आपको एक एंट्रेंस देना होता है। अगर आपको एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्दर अप्लाई कर सकते हैं उस एंट्रेंस के क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। पर मैं ये कहूँगी कि इस सेक्टर में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में बच्चों को बताया था कि क्या होता है ना, हमें जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक, लेकिन वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक जॉब के लिए कई कैंडिडेट्स खड़े हैं। ठीक है, मैं कहूँगी 1:1000 से भी ज़्यादा का रेशियो रहता है एक जॉब के लिए, तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार मिल जाती है तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना होकर के सिक्योरिटी हमारे पास रहती है गवर्नमेंट जॉब में, और मैं कहूँगी कि सैलरी भी हमारी इतनी होती है कि हम अपनी जो लिविंग्स हैं उनको ठीक तरीके से चला सकते हैं, अच्छे से भी चला सकते हैं। क्योंकि जब जैसे अगर आप एक साइंटिस्ट बन जाते हैं तो एक वो उसके साथ ना मैम वो भी जुड़ जाता है ना, एक ऑनर भी प्राइड जुड़ जाता है। हाँ, दैट्स इट, पोस्ट बहुत अच्छी होती है। तो ये बात है मैम। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब पोस्ट अच्छी है तो आपने बताया कि वैकेंसीज बहुत कम वैकेंसी बहुत कम, और जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे, तो दोबारा उसको नहीं शेयर करूँगी क्योंकि टाइम जाता है वीडियो में। नेक्स्ट क्या होता है, जो दूसरे तरीके की जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ये प्योरली गवर्नमेंट नहीं होती है, जैसे कि ICMR ही हो गया है, ये भी साइंटिस्ट भी हायर करते हैं, ये प्योरली गवर्नमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, प्रोजेक्ट का टेन्योर होता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसमें भी आपको वर्क दिखाना होता है कि अब इतना वर्क चल रहा है, अब इतना वर्क चल रहा है। जब आप वो नहीं दिखा पाते हैं तो आपको लगता है कि वो कभी भी आप उस जॉब से टर्मिनेट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसमें प्राइवेट साथ में जुड़ गया है हमारे, है ना, प्राइवेट की जैसे ही वर्क कर रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड टाइप का इसमें होता है। तो हालांकि मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग सैलरीज में हमें ठीक मिल जाती है। ठीक है, और सेम जैसे JRF के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, इसमें भी क्या होता है ना, कनेक्शन चलते हैं थोड़ा जॉब में, कि अगर आप वहाँ पे जानते हैं लैब्स में किसी को तो आपको जॉब्स मिल जाती हैं, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। JRF के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम, वो MSc होना चाहिए, और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में इसमें जो प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को, क्योंकि वो चाहते हैं कि वही कैंडिडेट उनके आगे PhD में भी एनरोल हो जाए, तो उनके लिए सही रहता है एक तरीके से। लेकिन मैं अगर आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने JRF के लिए इंटरव्यूज़ दिए हैं अपने, ठीक है, शायद आपने भी दिए होंगे मैम, हम आपका भी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। तो क्या होता है ना कि मुझे अभी भी याद है कि अब से जब कोविड नहीं शुरू हुआ था, ठीक है, कोविड के बारे में नहीं पता था, तो तभी मेरी MSc पूरी हुई थी और मैंने अप्लाई किया था एक प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली में। तो जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने, क्योंकि 2 पोस्ट थी और उन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी वो लाइफ साइंसेज के लिए निकाली थी, तो जब मैं वहाँ पे गई उन्हें
उनके, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में जो कि होता भी है, उनके कैंडिडेट पहले से डिसाइड होते हैं। तो जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उन्होंने पहले शॉर्ट लिस्ट किया कि जिनका नेट नहीं है, जबकि उन्होंने जब एलिजिबिलिटी दी थी उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि उन्हें नेट कैंडिडेट ही चाहिए। उन्होंने ऐसी शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि जिनका नेट नहीं है वो चले जाएँ। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था हम भेड़ बकरी की तरह, जो उसका ग्राउंड था उसमें भरे हुए थे इतने सारे बच्चे, मतलब 2 पोस्ट के लिए थे, और मैं कहूँगी 100 से ज़्यादा बच्चे आए हुए थे वहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए, जो कि मेरे ख्याल से उसमें सैलरी कितनी मिलती है 35 के या 25 से 35 के अराउंड मिल जाती है प्लस HRA। तो हम लोग वहाँ पे भरे हुए थे। हमें अलग अलग इंडिया के, यहाँ तक कि केरल से, क्योंकि दिल्ली आपको पता है केरल से कितना दूर पड़ता है, वहाँ से भी बच्चे आए हुए थे अप्लाई करने के लिए। तो हमने देखा, हम लोग अंदर गए और नॉर्मली जैसे सब बैठे थे, हम लोग घास पे बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर बहुत घंटे बाद हम लोग ऊपर गए जहाँ पे भी वो इंटरव्यू चल रहे थे। और मैं जिस फील्ड से आती हूँ, मेरा मास्टर्स का जो सब्जेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी है। तो मैं वहाँ पे गई, जबकि उन्होंने लिखा हुआ था कि उनको लाइफ साइंस कैंडिडेट चाहिए, तो इसी वे में मैंने अप्लाई किया था। उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था कि उनका प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर मैं गई, और ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का बहुत नॉन इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ मैं। तो जब हम वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि आप का क्या सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने उन लोगों को बताया माइक्रोबायोलॉजी। उन्होंने कहा माइक्रोबायोलॉजी वालों को तो हमने बुलाया ही नहीं था। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा था ऐसा एलिजिबिलिटी में कि लाइफ साइंस में बाकी सब आ जाए, माइक्रोबायोलॉजी वाले बिल्कुल नहीं आए। तो फिर मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं बुलाया था, मैं भी तब न्यू थी इस फील्ड में, मतलब क्योंकि मैंने ज़्यादा इंटरव्यू फेस नहीं किए। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और मैं उनको इंटरव्यू दूँ अपना। तो मैंने उनसे बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। उन्होंने कहा माइक्रोबायोलॉजी तो मैं आती नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर, फिर भी आप कुछ तो पूछिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत चाइल्डिश नेचर था मेरा। तो मैंने उनको बोला नहीं सर, फिर भी आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा आपका प्रोजेक्ट किस में था। तो मैंने उनको अपना जो डिजर्टेशन प्रोजेक्ट था वो बता दिया उनको कि मेरा क्या था। तो उसमें मेरा एल्गी पे वर्क था, माइक्रो एल्गी पे। तो मैंने उनको बताया। तो उनमें से एक मैम ने मेरे को बोला कि अच्छा एल्गी, एल्गल ब्लूम का नाम सुना है मैंने, वो बताओ क्या होता है। मतलब मेरे को इतना अजीब लगा कि वो जानना क्या चाहते हैं, मतलब इतने, क्योंकि ऑब्वियसली जो वहाँ इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए थे तो एटलीस्ट वो PhD तो होंगे, क्योंकि वो JRF के लिए इंटरव्यू ले रहे थे और लाइफ साइंस से रिलेटेड फील्ड में होकर के वो ऐसे बोल रहे हैं मेरे साथ। तो मैंने उनको बताया और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे से और क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, तो मैं उनको और ज़्यादा आंसर करती। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई और हम जो भी कैंडिडेट्स आ रहे थे वहाँ से, तो हम लोग उनसे पूछ रहे थे आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा। तो एक कैंडिडेट हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जब एक्सपीरियंस बताया था तो उन्होंने बोला कि हमें NMR वाला चाहिए, हमें ये वाला कैंडिडेट चाहिए। जो जो उन्होंने बताई थी स्पेशल टेक्निक, मेरे साथ वाली कैंडिडेट को सेम सभी टेक्निक्स आती थी। वो IIT गांधीनगर की थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो गई वहाँ से, उसने अपना इंटरव्यू दिया और जब वो उनसे टेक्निक्स पूछी और उन्होंने बताया कि मेरे को ये आता है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो ये वाली टेक्निक वाला कैंडिडेट चाहिए नहीं, हमें तो ये वाली। फिर उन्होंने दूसरी टेक्निक्स बता दी कि हमें तो वो वाली चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये था कि उनको रखना ही नहीं था, रखना ही नहीं था, उनके पहले से ही फिक्स थे। हाँ, हाँ। तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि वो इतने सारे कैंडिडेट को क्यों इंटरव्यू होते हैं सबके, ठीक है। और यही नहीं, कोविड वाले टाइम में अभी भी ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहे हैं और मैंने 2-3 इंटरव्यू और दिए हैं और मैंने सब में सेम चीज़ देखी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम था मेरे साथ, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी ऑनलाइन के चक्कर में जो इंटरव्यू हो रहे हैं गूगल मीट पे या जूम के थ्रू होते हैं, तो उसमें कम से कम हमारा आने जाने का किराया तो बचता है। सही बात है, टाइम भी बचता है, टाइम भी अपने बचता घर है। में रह के या जहाँ पे भी हम वही काम बस करते हमारा हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है इंटरव्यू का। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं हमें डीमोटिवेट करती हैं। बिल्कुल करती हैं। आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है मैम? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं उसी तरीके का एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ है। मैं कहूँगी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया था। जब मेरा JRF क्लियर हुआ था तो मैंने बहुत सारे में अप्लाई किया था। मैं कहूँगी आज तक, क्योंकि एलिजिबिलिटी मेरी पूरी थी और मैं अकेडमिक्स में हमेशा अच्छी रही हूँ, तो ग्रेड्स भी अच्छे थे और JRF भी था, तो मेरे पास स्कॉलरशिप भी थी, तो एलिजिबिलिटी में हर चीज़ की फुलफिल करती थी और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के फिल भी किया। पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आंसर भी नहीं आया आज तक भी। और क्या ऐसा है कि उन्होंने कोई कैंडिडेट रखा नहीं होगा अभी तक, तो ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए निकालते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, पर ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में यही होता है, ठीक है। अगर आपको वो बुला भी लेते हैं तो भी मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं एक जगह पे गई, वो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, सब लोग जानते हैं उसको, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो। यहाँ पर हम नाम नहीं लेंगे, नाम क्योंकि नहीं लेंगे, किसी को क्योंकि हम बदनाम किसी को नहीं करना डिफेम चाहते नहीं हैं। करना चाहते, बस हम एक अपना शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस। तो वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, मैं वहाँ पे गई, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पे पहले से ही काम था जहाँ पे ये लोकेशन थी, ठीक है। तो मैं पहले से गई हुई थी और वो मेरे घर से काफ़ी 300-400 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उनका शाम को मैसेज आया, यानी कल सुबह
हमारा है इंटरव्यू, शाम को मैसेज आया कि मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। अब खुद सोचिए अगर उनको बुलाना होता तो वो इतना जल्दी मतलब इतना लेट क्यों मैसेज कैंडिडेट इतनी दूर से हाँ, रिप्लाई करते क्योंकि हैं। उनको पता था कि हर एक कैंडिडेट की लोकेशन क्या है। फिर भी मैं वहाँ पे पहुंच गई। तो वहाँ पे एक रिटन टेस्ट था, पहले एमसीक्यू बेस था वो। ये बात मैं करी 2019 की जब ये हुआ। तो उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ। तो रिटन टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हालांकि मुझे लगा था कि मैं क्वालिफाई आराम से कर जाऊंगी, पर क्वालिफाई मैं नहीं कर पाई उसको, क्योंकि मुझे पता चला कि हाँ मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। पर फिर भी मैं वहाँ पे खड़ी रही, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि किसने क्वालिफाई किया और आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो मैं वहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए खड़ी रही। तो मैंने क्या देखा कि एक कैंडिडेट जो कि गर्ल कैंडिडेट थी, वो अपने फादर के साथ उसको अंदर बुलाया गया कैबिन में किसी प्रोफेसर के। वो वहाँ पे गई और वहाँ से वो खुश होते हुए आई। जबकि जब वो एग्ज़ाम दे रही थी वो मेरे आसपास ही बैठी हुई थी, तो उसका एटीट्यूड ऐसा था, मैंने देखा था उसको, क्योंकि वो मार्क भी नहीं कर रही थी सही से। फिर उसको राउंड में मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, और नेक्स्ट राउंड में भी उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। और मुझे लगता है कि उसको ही सेलेक्ट किया गया होगा। तो क्योंकि अगर वो नहीं जानती थी प्रोफेसर को, तो वो क्यों कैबिन में गई, क्योंकि बाकी और लोग तो नहीं जा रहे थे। और ऐसे मेरे साथ और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए। मैंने भी एक एग्जांपल दिया है, हाँ, बहुत बहुत सारे। institute- एक मेरे साथ हुआ कि मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है आपका स्पेशलाइजेशन, क्योंकि मतलब जो आपने एमएससी प्रोजेक्ट किया वो नैनो टेक्नोलॉजी का है, तो हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको नहीं ले सकते। फिर जब एक मैं नैनो टेक्नोलॉजी पे ही बेसिक था वो, मैं गई वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, पर हमें ऐसा चीज़ जिसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो इस चीज़ में। तो उन्होंने इस चीज़ चक्कर में मना कर दिया। तो इस तरीके से आप और बाद कुछ में भी कर देखते हैं लें, कि नॉन एक्सपीरियंस पर्सन हाँ, को ही वो वो अपॉइंट कर लेते क्योंकि हैं। वो उनको पहले से जानते हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये कई बार ऐसा होता है कि एक तो कनेक्शंस तो होते ही हैं, कि मतलब कि पहले से जाके कुछ बात कर लेते हैं, जो भी कुछ होता टाइम है अपने system। गाइड जो हाँ, गाइड होते हैं हमारे, वही रिकमेंड कर देते हाँ, हैं गाइड हमें। रिकमेंड कर देते हैं, सही बात है, क्योंकि कनेक्शन प्रोफेसर्स के भी होते हैं। सेकंड चीज़ क्या होती है कि कई बार जो एमएससी स्टूडेंट्स होते हैं ना गाइड्स के अंडर में, नहीं प्रोफेसर्स के, वो उन्हीं को प्रोजेक्ट्स में लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका काम देखा होता है और फिर वो उनके स्टूडेंट होते या हैं। तो अपने पीएचडी एक स्टूडेंट्स को वो हाँ, मतलब हाँ, एक हाँ, तरीके से हाँ, कुछ That's मनी right। दिलाने के लिए। हाँ, पीएचडी, क्योंकि पीएचडी के टाइम पे भी प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे इन्वॉल्व लोगों हो को सकते हो, फेलोशिप भी नहीं मिलती फेलोशिप है। नहीं मिलती है, तो वो एक्स्ट्रा फेलोशिप दिलाने के लिए भी अपने स्टूडेंट को ऐसा किया जाता है कि प्रोजेक्ट निकाले तो जाते हैं, सबके लिए ओपन होते हैं, पर वो कहने के लिए ओपन होते हैं सबके लिए, वो रखते हैं अपने तो मेरे को कैंडिडेट लगता है कि ऐसे फिर क्यों इतना प्रचार कर रहे हो तुम, क्यों दूसरे कैंडिडेट को बुला रहे हो? मतलब अगर हम यहाँ से कहीं और ट्रैवल करके जाते हैं तो उसमें हमें हमारे भी पैसा लगता है ना, कैंडिडेट का भी लगता है। और एक पर्सन जिसके पास जॉब नहीं है, जब वो ट्रैवल करके इतनी दूर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं होप के साथ जाता है, ठीक है। और एक बार ऐसा होता है, 2 बार ऐसा होता है, जब बहुत टाइम उसके साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो ये है कि कनेक्शंस की ज़रूरत है, कि अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों से आप कनेक्शंस बना सकें। अगर आप किसी प्रोफेसर के अंडर में काम करना चाहते हैं ना, तो उस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को ईमेल कीजिए, उससे बात कीजिए, उससे टच में रहिए, ताकि वो कभी तो कंसिडर करे आपको। तो ये वाली चीज़ होती है, बिना कनेक्शन के आप स्ट्रेटली जाएंगे ना, तो मुश्किल है कि हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% इंस्टीट्यूट्स में ऐसे ही होता है, ठीक है। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, या फिर कुछ सब इंस्टीट्यूट अच्छे हैं उनके, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कुछ IITs ही हैं ऐसी, तो कुछ IITs ऐसी हैं और कुछ IITs ऐसी नहीं भी हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि जो डिजर्टेशंस भी होती हैं एमएससी वाले टाइम पे, उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ कनेक्शंस की वजह से ही जा पाते हैं, ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जाइए उस प्रोफेसर से पहले बात कीजिए, अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो हो सकता है वो आपको कंसीडर भी करें, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट्स बहुत दूर के होते हैं वो इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं बढ़ा पाते हैं अपनी, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स थे इसके, पर मैं ये कहूँगी कि आप पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं, अप्लाई तो हमेशा कीजिए, कम से कम आपको इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब 100% ये नहीं है कि आपका होगा नहीं, पर ये है कि अगर हम एक रेशो देखना चाहें मैम, तो 100% में से हम ये कह सकते हैं मैं तो कहूँगी मैम 90% इंस्टीट्यूट ऐसे हैं। हाँ, 10% चांसेस हैं कि जेन्युइनली आपका हो जाएगा। 90% ये है कि जब कनेक्शन की वो भी जरूरत तब है। होता है कि क्योंकि उन्हें अपने कनेक्शन वाला पर्सन उस टाइम पे नहीं मिला है। हाँ, ये तो तब है। ऐसा और होता या है। फिर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि वो कि उस वो आपको कैंडिडेट के consider कर ऊपर रहे हैं। आपको कंसिडर करेंगे। तो ये है कि 10% तो से कहीं ना कहीं हम अपने कम स्किल्स कह पे भी सकते हैं। आपको भरोसा रखना चाहिए। हाँ, ये चीज है। नेक्स्ट टाइम की जो नेक्स्ट इससे अलग, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं, साइंटिफिक ऑफिसर भी हैं, रखे जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में रखे जाते हैं, उनकी वैकेंसी अलग अलग टाइम पे निकलती रहती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट्स भी दिया करूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब भी कोई जॉब आया करेगी तो मैं उससे रिलेटेड अपडेट्स भी आपको दे दिया करूँगी। नेक्स्ट जो जॉब आती है वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, एंड देन PhD आते हैं, जिनके बारे में हमें स्वाति मैम बताएंगी। ठीक है, तो PhD के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्योंकि हम कुछ
एक तरीके से हम रियलिटी की बात करें तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो देखिए, जो पीएचडी है, हम अगर मान के चलें, क्योंकि हम सब साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पे कम से कम 5 साल ये हमें अपनी लाइफ के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो 5 साल मतलब पूरे 5 साल, जिसमें कि एक दिन का ज़्यादातर टाइम हमें वहीं पे देना पड़ेगा लैब में। इनफैक्ट कई बार तो हमें रात रात तक भी काम करना पड़ता है, क्योंकि काम इस तरीके का होता है, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पीएचडी में जो भी आपका काम होता है वो आपका पर्सनल काम होता है। ठीक है, उससे किसी का लेना देना नहीं होता किसी और पर्सन का लैब में, बस जो आपका और गाइड अगर होता आप है। काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं आप करें अपने तो आप को और आपका ज्यादा ही हार्म कर लॉस रहे होगा, हैं। क्योंकि आपको उतना ही टाइम लगेगा। आपने कमिटमेंट किया तो चाहे आपको 7 साल लगे, 8 साल लगे, आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। तो अब दूसरी चीज, एक तो ये चीज हो गई कि आपको टाइम पूरा देना पड़ेगा, और इस वजह से जो आपका वर्क और लाइफ का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि आप अपने घर को टाइम नहीं दे सकते, आपकी कोई हॉबी है उसको टाइम नहीं दे सकते, अगर आप किसी रिलेशनशिप में या आपकी शादी हो चुकी है तो उन सब चीज़ों को आप नहीं टाइम दे पाएंगे, सारा टाइम आपको अपने लैब में देना पड़ेगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि एक अच्छा गाइड मिल पाना मैम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो आपको हर एक पर्सन टॉर्चर ही करेगा। ठीक है, एक तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको अपना पर्सनल काम भी आपसे करवा सकते हैं, आपको मेंटली भी टॉर्चर कर सकते हैं, और एक टॉर्चर ये होता है कि वो आपको गाइड ही नहीं करेंगे। वैसे वो नॉर्मल होंगे, गाइड ही नहीं करेंगे, आपको कुछ बताएंगे ही नहीं, तो और वो आपको टॉर्चर हो प्रेशर भी जाएगा। देते हैं दूसरे पर तरीके से प्रेशर भी वो दूसरे तरीके से प्रेशर देते हैं कि आपको कुछ बताते नहीं है, और सीधा आके पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या काम किया तुमने, इस महीने की क्या ग्रोथ है, या इन 3 महीनों की क्या ग्रोथ है तुम्हारी, क्या एक्सपेरिमेंट्स लगाए। तो जब वो तुम्हें गाइड ही नहीं करेंगे और तुम एमएससी से आए हो सीधा, और आप रैंडम कोई भी एक्सपेरिमेंट हाँ, किए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, डायरेक्शन ही अगर आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद ही पढ़ा के रिसर्च पेपर पढ़ के लोगों का, मतलब किसी भी तरीके से आपको अपना डायरेक्शन खुद ही बनाना होगा। ज़्यादातर केसेस में तो यही होता है। हाँ, कुछ 1-2 ऐसे आपको मिल सकता है, 1-2% की, जो वो आपको गाइड करें, गाइड आपको ट्रूली गाइड करें। और मैं कहूँगी कि मतलब मैंने भी एक प्रोजेक्ट में काम किया था, तो वहाँ पे जो गाइड थे हमारे, वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, और वो अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड भी करते थे। यहाँ तक कि अगर वो कुछ काम नहीं कर पाते थे तो वो खुद भी उनका काम करते थे। तो बस वो ऐसे लोग रेयर होते हैं। तो एक अच्छा गाइड मिल पाना भी आपकी पीएचडी के इन्वॉल्वमेंट के लिए निर्भर करता है, मतलब कि अगर आप अच्छा गाइड होगा तो आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि रिजल्ट्स आसानी से नहीं आते हैं। तो अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, पड़ोसी के रिजल्ट आ गए, मतलब जो लैब में आपका पड़ोसी है उसके रिजल्ट आ गए, तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। मान लीजिए कि प्रेशर भी और बर्डन भी। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हिमांशी मैम के रिजल्ट आ रहे हैं, तो भले ही मैं उनसे जेलस ना हो, पर मुझे लगेगा कि ये तो अपनी पीएचडी करके चली जाएंगी, मैं यहीं रह जाऊंगी। ये वाली चीज़ भी होती है। और आपको ये भी लगता है कि आने वाले जो न्यू फेलो मतलब जो न्यू स्कॉलर्स आने वाले हैं हाँ, पीएचडी में, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है कि वो मेरे आप बारे में क्या senior हो सोचेंगे, आप जाएंगे, तो सीनियर हो फिर गए और आपका हाँ, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ये भी चीज़ है ही। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। इसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि अगर आप पीएचडी कर भी लेते हैं, तो इसमें बात ये होती है कि पीएचडी करने के बाद भी हमें कोई एश्योरेंस नहीं है कि जॉब हमें मिल जाएगी एकदम से। हाँ, हालांकि आप जब पीएचडी कर लेते हैं तो आप आरए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट के लिए, और भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट डॉक के लिए भी कर सकते हैं। पोस्ट डॉक के लिए भी कर सकते हैं, पर कुछ भी ना परमानेंट नहीं होता है यहाँ पे, ये टेम्पररी पोस्ट है। कुछ इनका टेन्योर होता है 2-3 साल का, और फिर आप दोबारा दूसरी चीज़ के लिए मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे, और फिर अगर हम बात करें एज अ प्रोफेसर या एज अ साइंटिस्ट, तो वही है कि चांसेस कम होते हैं, उसमें भी कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मैम ने बताया था। वहाँ पे भी पीएचडी के बाद भी हमें कॉन्टैक्ट्स होंगे ना, तभी होगा। अगर हमारे गाइड का अच्छा कॉन्टैक्ट है तो ही हम पोस्ट डॉक भी अच्छी जगह से कर सकते हैं। अगर उनका अच्छा कॉन्टैक्ट है तो हो सकता है हम एज अ फैकल्टी भी कहीं पे, मतलब एज अ टीचर भी, एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हम कहीं पे अपॉइंट हो जाए। तो ये वाली चीज़ होती है, कनेक्शन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। मैम आप बताइए कि आप कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहेंगे पीएचडी के लिए? आफ्टर पीएचडी क्या होता है ना, सिर्फ आप फोकस रहते हैं 5 साल के लिए अपने उस टॉपिक पे, आपको अपना सब्जेक्ट भी भूल चुके होते हैं तब तक। ठीक है, सेम ऐसे ही जब आप इंडस्ट्रियल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी एकेडमिक से अलग जिस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड ही जॉब मिल पाती है। ठीक है, वो भी, और ज़रूरी नहीं है ना कि उसी जॉब की डिमांड होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनसे अलग प्राइवेट जॉब जो होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो प्राइवेट जॉब्स भी बहुत सारी होती हैं जो मिल भी जाती हैं, बट मैं ये कहूँगी अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा कंसीडरेशन मैं कहूँगी आप रखिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करें। ठीक है, पीएचडी के बाद, ठीक है, मतलब उन्हें कोई भी पीएचडी कैंडिडेट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।